पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दो बातें आपने कही, एक तो समाजवादी पार्टी को आपने समर्थन क्यों दिया, इस बार की लोकसभा चुनाव में खास क्या है। तो सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इस बार का लोकसभा आज़ादी के बाद सबसे बड़ा चुनौती भरा लोकसभा है। आज़ादी के लगभग इतने सालों बाद 75 साल बीत गए, 75 सालों बाद आज हालात ये है, हमारे देश की संविधान बने 75 साल लागू हुए, जितने साल बीते उससे आप अंदाजा लगा सकते क्या हो रहा है। 74 साल के बाद भी आज यह चुनाव इतना खास इसलिए हो गया कि अभी नारा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने कहा कि हम 400 पार चाहते हैं। उनके सांसदों ने, उनके नेताओं ने कहा कि 400 पार हम इसलिए चाहते हैं कि भारतीय संविधान बदलना चाहते हैं, हमारा संविधान बन के तैयार है। तो पूछा गया कौन सा संविधान, तो उन्होंने कहा आरएसएस के विचारधारा वाला संविधान। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा वाला संविधान, एक तरफ मनुस्मृति वाला संविधान। अब देश को चुनना है कि कौन सा संविधान वाला देश चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सरदार सेना ने समाजवादी पार्टी पीडीए इंडिया गठबंधन को इसलिए समर्थन दिया उत्तर प्रदेश में, और माननीय अखिलेश यादव जी ने कई लोकसभाओं की जिम्मेदारी इसलिए दिया। पहला तो मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि मोदी जी ने आपसे कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिल गई? क्या नहीं मिला ना? अगर मोदी जी आप नौकरी दिए होते तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिल गई होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया इसलिए आपको 5 किलो के सहारे इस देश को रोकना पड़ रहा। दूसरा, आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई जायन हो गई है, तो मोदी जी इस बात का ध्यान रखिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने महंगाई कम करने के बजाय अपने कार्यकाल में 4 गुना महंगाई बढ़ा दिया और इस देश के गरीबों का कमर तोड़ दिया। जो तीसरी बात आपको बता दूं, उन्होंने कहा था इस देश में हम महिलाओं और माताओं की अस्मिता पर सबसे पहले उनका अस्मिता बचाने के लिए काम करेंगे। हम मोदी जी की सरकार में एनसीआरबी का डाटा है, ये गूगल पे नोट करिए तो मिल जाएगा। एनसीआरबी कहता है कि आजाद भारत में पहली बार इनके कार्यकाल में हमारी माओ बहनों के ऊपर नोचने वालों ने सबसे ज्यादा योगदान किया। आपके सामने है हाथरस का घटना, सैकड़ों घटना, उत्तर प्रदेश से उन्नाव की घटना, अरे ज्यादा दूर मत जाइए, मणिपुर की घटना, क्या किया हमारे बेटियों के साथ, हमारी बहन के साथ। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि अपने देश की संविधान बचाना है, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का सरकार बनाना है और आजाद भारत में असली अधिकार अब अपने लोगों को दिलाना है। इसलिए हमने एक नारा दिया है, सरदार सेना आई है, एक नई रोशनी लाई है। हमने ये ठाना है पीडीए की सरकार बनाना है। क्या लगता है आजमगढ़ में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो है पिछली बार जमानी चुनाव हुआ और उसकी वजह से शायद यादव हार है। इस बार की स्थिति ये है कि उनको तो आप लोगों ने अपने साथ मिला लिया, लेकिन वहीं बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट किया है। तो क्या लगता है कि माइनॉरिटी के लोग जुड़ेंगे या फिर जो है ये बंटवारा हो जाएगा? देखिए मित्र, सबसे पहले फिर आपके सवाल का, आपके इस सवाल में आपका उत्तर है, सुन लीजिए। बीएसपी का ग्राफ देख लीजिए, 200 कम नहीं, एक भी विधायक नहीं है। जिस विधायक की बात करते उमान सत्तर अपने दम पे विधायक है, बीएसपी पद कुछ बचा नहीं है। दूसरा, एक बात का ध्यान रखना, बीएसपी वहाँ कैंडिडेट ऐसी उतार रही है जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो, यानी बीएसपी इसमें संविधान के विरुद्ध खुद खड़ी है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि धर्मेंद्र यादव पिछड़ों दलितों की आवाज सदन में जिस तरीके से उठाया है उन्होंने, यहाँ गुड्डू जमाली पिछली बार चुनाव में चाहे जो कर गए, इस बार तोप चंद भी अब आएंगे तो
धर्मेंद्र यादव 4 लाख वोटों से जीत के अब आजमगढ़ से जाएंगे, याद रखिएगा। और यही नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया की आधी है और इंडिया के लोगों की लू चल रही है, और इस लू में बीजेपी का कमल कुम्हला गया है, वो मुरझा गया है, वो सूख चुका है। अब इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, सरदार सेना उसमें समर्पित है, और हम अपने देश भर के सरदार सैनिकों से अपील की है, सरदार पटेल की विचारधारा के लोगों से अपील किया है, अम्बेडकर की विचारधारा के लोगों से अपील किया है, लोहिया की विचारधारा के लोगों से अपील किया है, अपने महापुरुषों की विचारधारा के लोगों से अपील किया है कि अब भाजपा नहीं, अब इंडिया, अब पीडीए, अब जनता की सरकार चलेगी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र सवाल आरोप ये रहता है कि चुनाव हार गए, चले गए। अब ये कहीं ये आरोप लगता है कि चुनाव हारने के बाद यहाँ की जनता का ये सवाल करता है, विपक्ष नेता इसका दूसरा आरोप करता है चुनाव जीत जाए, आए ना क्या कहना चाहिए? वो बात आप ध्यान रखिएगा, दो तरफ काम करना होता है। एक सदन में, एक जमीन पर जो भी सांसद बनता है उसका दो काम है, एक जनता के बीच में रहना और दूसरे सदन के समझ सदन में रहना। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको जीते हुए सांसद से पूछनी चाहिए। दूसरा, अगर आप धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं तो धर्मेंद्र यादव, जो लोग सवाल कर रहे हैं कि नहीं मिलते, वो बीजेपी के लोग हैं। धर्मेंद्र यादव लगातार आजमगढ़ में आए हैं, लगातार, क्योंकि लगभग 18 लाख लोकसभा में लोग हैं, 18 लाख से ज्यादा, हर एक आदमी से शायद एक व्यक्ति को मिलना संभव नहीं है। मीडिया क्योंकि बीजेपी की है, मोदी मीडिया बीजेपी की है, इसलिए धर्मेंद्र यादव को कुछ दिखाया नहीं कि धर्मेंद्र यादव कितनी बार आए। धर्मेंद्र यादव यहाँ सैकड़ों बार आए, हाँ बीजेपी के लोगों से नहीं मिले, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने अपना एक दफली वाला चुन लिया, दफली वाला। तो दफली वाले से कौन सा काम है? दफली वाले ने तो आजमगढ़ को धोखा दिया। सर वो दावा तो करते हैं कि जो 15 साल में काम हुआ वो 1.5 साल में पूरा कर दिया। यहाँ तक कि अपनी समस्या के नाते हमने ये रोड बनवाया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवा दी, यहाँ पर हमने भाई दफली वाले की बात मत करो, देश के संविधान की बात करो। संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम सब कुछ बना लेंगे। मोदी जी को आज 5 करोड़ इसलिए देना पड़ रहा है कि उन्होंने 20 करोड़ नौकरियां नहीं दी। अगर 20 करोड़ नौकरी हमारे बच्चों को दिया होता तो हमें 5 करोड़ नहीं, हम 5000 कुत्ता खरीद लेते, 5000 कुत्ता। मोदी जी ने धोखा दिया है और मोदी जी के सारे नुमाइंदों ने धोखा दिया है। उसमें दफली वाला भी आपका यहाँ वाला है, उसने भी धोखा दिया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे देश को इतना बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। और आपसे भी निवेदन करता हूँ, मीडिया के साथी से भी, आप इस संविधान की कुर्सी में खड़ा रहिए। आपके हाथ में माइक है ना, संविधान के दम पे है, जैसे संविधान खाली तो हम आप सब वोट करोगे, हम स्थिति लागू हो जाएगी। इसलिए संविधान बचाइए। धन्यवाद।